दोस्तों, मेरा नाम सुप्रीत और चैनल का नाम स्टडी विद सुप्रीत। मैं आपको मैथ्स में क्लास 10th की वास्तविक संख्या की 1.1 एक्सरसाइज करा चुका हूँ। आज मैं 1.2 कराने वाला हूँ, जिसमें क्या है, लासा और मासा ज्ञात करना है। पहली एक्सरसाइज में हमने मासा ज्ञात करा था किससे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब इस एक्सरसाइज में लासा और मासा दोनों ज्ञात करने हैं, लेकिन इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना होता है। तो देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा और मासा कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कि कोई संख्या a और b है। क्या है? कोई भी संख्या a और b है, तो सबसे पहले a का अलग से एलसीएम लेते हैं और b का अलग से एलसीएम लेते हैं। क्या क्या? सबसे पहले a का अलग से एलसीएम लेते हैं और b का अलग से एलसीएम लेते हैं और उनके यहाँ पे गुणनखंड लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? गुणनखंड। गुणनखंड गुणनखंड लिख देते हैं। ठीक। जो गुणनखंडों में कॉमन होता है, क्या क्या, जो गुणनखंडों में कॉमन होता है वो एचसीएफ कहलाते हैं। क्या क्या? जो गुणनखंड में कॉमन होते हैं, जो गुणनखंड, वो एचसीएफ कहलाता है। और कॉमन और जो बचे उन सबको मिला देने पर एलसीएम बन जाता है। समझ में आया? अब इन दोनों में संबंध आता है, क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आएगा। इन एचसीएफ और एलसीएम में संबंध आता है कि दो संख्याएं a और b हैं, तो संख्याओं का गुणनफल, क्या क्या, संख्याओं का गुणनफल उन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये फॉर्मूला है। क्या कहा? अगर दो संख्याएं a और b हैं, तो उन संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। अब एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उदाहरण लेते हैं। उदाहरण पहला क्या है? संख्याओं 4n, 4 की पावर n, 4 की पावर n पर विचार कीजिए, जहां n प्राकृतिक संख्या है। क्या n एक प्राकृतिक संख्या है? क्या n का कोई ऐसा मान होगा जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त हो? किस पर? शून्य पर। क्या है क्वेश्चन? एक बार फिर, संख्याओं 4n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त होता है? तो 0 पे समाप्त होने के लिए एक कंडीशन होती है, वो हमेशा याद रखना, वो लिखनी पड़ेगी कि n के लिए किसी भी संख्या का 0 पर समाप्त होने के लिए उसके गुणनखंडों में 5 का होना जरूरी है। क्या कहा? अगर किसी की कोई भी संख्या की पावर n लगी है, यहाँ पे n प्राकृतिक संख्या है, वो 0 पर तभी ही समाप्त होगी जिसका उसका गुणनफल अगर 5 होगा। तो यहाँ पे क्या है? 4। तो 4 का गुणनखंड निकाल के देखते हैं क्या क्या आते हैं। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो यानी 4 के गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 2। तो यहाँ पे 5 गुणनखंड में नहीं आया, तो लिख देंगे कि 4 की पावर n में n प्राकृतिक संख्या पर यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसमें गुणनखंड 5 नहीं आ रहा है। तो यहाँ ये उदाहरण खत्म होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। कौन कौन सी संख्याएं? 6 और 20। 6 और 20, इनका क्या क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ और एलसीएम। तो मैंने जो स्टार्टिंग बताया था वीडियो में, वही करना है, लेकिन अब करना कैसे है वो देखते हैं कि क्या करना है। 6 का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे और 20 का एलसीएम निकालेंगे। तो 6 का एलसीएम क्या आएगा? 2 3 6,
3 एकम 3, तो 6 के गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणा 3। ठीक, अब किसका निकालना है? 20 का। 20 का निकालेंगे। 2 धाम 10, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। ठीक, तो इसके 20 के गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणा 2 गुणा 5। तो मैंने क्या बताया था? HCF कौन सा होता है? जो इन दोनों में कॉमन होगा। और LCM जो कॉमन होगा और जो बचे हैं वो सारे। तो HCF क्या आएगा? जो इन दोनों में कॉमन होगा। कॉमन कौन कौन है? 2, बस इतना ही कॉमन है, इतना ही तो कॉमन है, सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है। तो HCF क्या आ जाएगा? 2। और LCM जो कॉमन वाला और जितने बचे वो सारे। तो क्या कौन है ये? 2 कॉमन है, गुणा क्या बचा है? 3 गुणा 2 गुणा 5। तो यानी एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। तो यानी एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आएगा। जैसे दो संख्याएं दी हैं कि 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो, तो सबसे पहले 6 का एलसीएम निकाल के गुणनखंड निकाल लेते हैं और 20 के भी एलसीएम करके गुणनखंड निकाल लेते हैं और दोनों को लिख लेते हैं। और एचसीएफ क्या बताया था? जो दोनों में कॉमन होता है। और एलसीएम क्या होता है? जो कॉमन होता है और इनके अलावा जो होते हैं वो एलसीएम भी होते हैं। ठीक, समझ में आया एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला उदाहरण है अभाज्य संख्या 672 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। यहाँ पे संख्या 3 हो गई, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, सबकी मेथड एक ही होगा। सबसे पहले सबका गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड कैसे निकालते हैं? एलसीएम लेके 6 के गुणनखंड क्या आएंगे? 2 3 6, 3 एकम 3। तो 6 के गुणनखंड क्या आ गए? 2 गुणा 3। 72 के गुणनखंड क्या आएंगे? 72 के 2 3 6, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, 3 3 9, 3 एकम 3। ये क्या आ गया? इसके गुणनखंड आ गया। अब इन्हें पावर के रूप में लिखते हैं। तो 2 की पावर इसे क्या लिखेंगे? 3। 2 की पावर 3 इसे क्या लिखेंगे? 3 की पावर 2। अब 120 में 120 को क्या लिखेंगे गुणनखंड के रूप में? 2 60 120, 2 30 60, 2 15 30, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो उसके गुणनखंड क्या आएगा पावर के रूप में? 1 2 3, यानी 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 5। तो HCF क्या होता है? जो सब में कॉमन होगा। तो HCF क्या होगा? जो सब में कॉमन होगा। तो यहाँ पे 2 की कितनी घात कॉमन है? यहाँ पे 2 की 1 घात है या 3 घात है या 3 घात है। तो यानी 2 की 1 घात कॉमन है, तो 2 की 1 घात गुणा, या 3 की कितनी घात कॉमन है? 3 की 1 घात, 2 घात और 1 घात। तो यानी 3 की 1 घात कॉमन है, तो 3 की 1 घात। तो 5 है ही नहीं सब में, तो ये 5 कॉमन नहीं है। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया? 3 दूनी 6, 6 इसका एचसीएफ आ गया। अब आता है एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं? जो सबसे बड़ी घात होगी उसे लिख लेते हैं। तो 2 की सबसे बड़ी घात कौन है? 2 की घात 3 गुणा, या 3 की सबसे बड़ी घात कौन है? 3 की घात 2 गुणा, और यहाँ 5 की कौन सबसे बड़ी घात कौन है? एक ही है, 5 की घात 2। तो सबको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वो एलसीएम होगा। 2 की घात 3 मतलब 8, 3 की घात 2 मतलब 9, 5 की घात 2 मतलब 25। तो यानी तो कितना आएगा? 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 20 गुणा 9। तो एलसीएम कितना आया? 360। तो आज की ये उदाहरण की वीडियो थी, ये यहीं पे ख़त्म होती है। अगली वीडियो एक्सरसाइज की आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।